हेलो स्टूडेंट्स। आप आज हम जो बात कर रहे हैं तो लेसन हमारा चल रहा है, पहले उसकी बात करते हैं। लेसन कौन सा चल रहा है? तो लेसन का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, और जो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, तो पहले, और आप देख भी सकते हैं कि आपके राइट साइड में एक डायग्राम बनाया हुआ बोर्ड पे मैंने, ये एंटीबॉडी का डायग्राम है। अभी पहले एंटीजन की बात करते हैं क्योंकि पहला वर्ड एंटीजन आ रहा है। ठीक है, तो एंटीजेंस क्या है, पहले एंटीजेंस की बात कर लेते हैं। एंटीजेंस को हम इम्यूनोजेंस भी बोल देते हैं, इनका दूसरा नाम इम्यूनोजेंस भी होता है। इम्यूनोजेंस यानी कि इम्यून सिस्टम बनाने वाले, ये इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए जिम्मेदार है एंटीजेंस, क्योंकि जब एंटीजेंस एंट्री करेंगे तो एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, हाँ जी। तो ये फौज तभी तैयार होती है एंटीबॉडीज की जब एंटीजन एंट्री करते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, दीज आर सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन एंटर द बॉडी, यानी कि ये वो सब्सटेंस है, एंटीजेंस वो सब्सटेंस है, ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई केमिकल है, कोई डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी हो सकता है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है। तो these are substances which when enter the body stimulate the production of antibodies, और एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी कि उसके प्रोडक्शन को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एंटीजेंस वो सब्सटेंस है जो कि एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं जब वो शरीर के अंदर एंटर करेंगे तब। ये कुछ भी हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, और कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। ठीक है, कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आ जाता है कि ठीक है, ये तो बनाने का काम करवाएंगे, बनाने में मदद करवाएंगे। ठीक है, बट बनाएगा कौन या बनेगा क्या, बनेगा आखिरकार बनने वाला क्या है, तो बनेगी तो एंटीबॉडी, बनाएगा तो शरीर। ठीक है, अब एंटीबॉडी का यहाँ पे सामने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। एंटीबॉडी में अमीनो एसिड की बहुत लंबी चेन होती है। ये आपको बता दूं, सिर्फ अमीनो एसिड से ही नहीं, अमीनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। मेनली इसका 80 to 90% जो पार्ट होता है वो प्रोटीन का होता है, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। अब इसमें जो 80 to 90% जो प्रोटीन पार्ट है, अब प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड्स के बाइंड करने से। तो अमीनो एसिड्स बाइंड करते तो जाकर के प्रोटीन बनेगा। तो अब यहां पर सवाल है कि इसमें ये कौन से वाले अमीनो एसिड्स के बाइंड करने से बनता है, तो ये हेट्रोजीनियस, ठीक है, अमीनो एसिड्स के, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स के बाइंड करने से बनेगा। एक ही प्रकार के अमीनो एसिड्स के बाइंड करने से नहीं बनेगा, अलग अलग अमीनो एसिड्स बाइंड करेंगे तो जाकर के प्रोटीन की यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। अब इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक चेन आप ये देखिए, ये जाएगी, एक ही चेन, एक ही है, ऐसी सिमिलर यहां पे भी है। ठीक है, तो ये 2 चेन हो गई। इन दोनों चेनों को हैवी चेन कहते हैं, देखिए नाम में लिखा हुआ हैवी चेन, हैवी चेन। इन दोनों का क्या नाम हुआ, हैवी चेन, जो अंदर की तरफ है, इनसाइड है, इनका नाम हैवी चेन है, ये और ये। और अब क्योंकि मैंने बताया वो 4 चेन से बना है, अब जो बाकी की जो 2 चेन है वो 2 चेन ये ठीक है, तो ये एक चेन ये, एक चेन ये। अब ये क्योंकि छोटी है इनका नाम है लाइट चेन्स। ठीक है, ये लाइट चेन है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लाइन करी हुई है, तो यहाँ पर तो हमने कलर ही करके दिखा दिया, जो हमने अंदर कलर कर दिया, इसलिए कलर से साफ दिख रहा है। यहाँ पे भी कलर कर दिया, हालांकि इधर की तरफ कलर नहीं किया हुआ, बहुत लंबा हो जाता तो कलर नहीं किया। अब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, इन 4 चेन्स के अंदर भी 2 रीजन होते हैं। एक होता है वेरिएबल रीजन, एक होता है कांस्टेंट रीजन। जो वेरिएबल रीजन है ये ऊपर वाला साइड है, ये वेरिएबल रीजन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वेरिएबल रीजन हो। ठीक है, यहां पर वेरिएबल रीजन के अंदर जो अमीनो एसिड्स रहेंगे
इनके पास एक्टिव साइट मौजूद रहेगी, एक्टिव साइट। इट मींस यहां पर आकर के एंटीजन ट्रैप होने वाला है। और वेरिएबल, इसका मतलब यहां पर अब सिर्फ एक ही प्रकार की वैरायटी की थोड़ी एंटीबॉडी बनती है, अलग अलग टाइप की होती है। अब एंटीजन एक ही तरीके का थोड़ी होगा, अलग अलग टाइप का एंटीजन है, कोई किसी तरीके शेप का है, कोई किसी तरीके शेप का है। अब नए प्रकार का शेप का अगर वायरस आ गया, जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ, मान लेते हैं जो कोविड-19 आया, तो उसके लिए नई प्रकार की एंटीबॉडी बनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये वेरिएबल रीजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमीनो एसिड्स जो है वो जो साइट है वो अपनी साइट को बदल के नए प्रकार के साइट बनाएगी, तो ये वेरिएबल साइट है। और जो बाकी रिमेनिंग साइट्स हैं ये कांस्टेंट साइट कहलाता है, कांस्टेंट साइट। तो वेरिएबल साइट का काम तो आप समझ गए। वेरिएबल साइट का काम हुआ कि एंटीजेंस को ट्रैप करना, और कांस्टेंट साइट जो होती है ये एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देती है, ठीक है। इसका काम है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। जो कांस्टेंट रीजन है वो क्या करेगा? कंट्रोल हाउ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट एंटीजेंस, यानी कि वो इस बात को कंट्रोल करेगा कि एंटीबॉडी किस तरीके से एंटीजेंस को कंट्रोल मतलब ट्रैप कर सके, अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि वो उसको स्टेबिलिटी दे रहे हैं ना, ठीक है। ये स्टेबिलिटी दे रहे हैं ना, तभी तो वो अपना काम करेगा वेरिएबल वाला। अदरवाइज अगर यही नहीं होगा, कांस्टेंट पोर्शन ही नहीं होगा, तो वेरिएबल वाला अपना काम कैसे करेगा, ठीक है। तो एंटीजन जो है, एंटीबॉडी ने कैसे एंटीजन को ट्रैप करना है, ये कांस्टेंट वाले जो है उसको स्टेबिलिटी देके स्ट्रक्चर को, ठीक है, ऐसा बनाते हैं। और बाकी वेरिएबल रीजन जो है वो वेरिएबल रीजन क्या करेगा कि एंटीजेंस को, डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजेंस को अलग अलग शेप धारण करके एंटीबॉडी भी अपने आप को चेंज करेगी, अपने एक्टिव साइट को बदल लेगी, और बदल के, ठीक है, नया प्रकार की साइट बना के नया प्रकार के एंटीजन को पकड़ेगी, ठीक है, ये चीज। तो कुल मिलाकर के एंटीबॉडी जो केमिकल मॉलिक्यूल है उसमें 4 प्रकार की चेन है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन में इंक्लूड होता है इसका पूरा पोर्शन 80 to 90% पोर्शन प्रोटीन का बना होता है, बाकी 10% पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है एक्चुअली में, ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर ग्लाइकोप्रोटीन है। इसमें 4 चेन होती हैं, 2 हैवी 2 लाइट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि जो चेन्स होती हैं, ये जो चेन्स होती हैं आपस में, जो लाइट चेन के अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ऐसे इधर भी जुड़े हैं, सारे में जुड़े हुए, तो आप सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए, सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए आपस में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका रीजन है कौन सा वाला, ये तो सर, ये तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, मतलब जो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है, जो प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए। अब इसके अलावा, अब क्योंकि चेन भी तो 2 अलग अलग है ना, 4 अलग अलग है, अब वो चेन को भी तो आपस में जोड़ने हैं, तो चेन्स भी आपस में सल्फर बॉन्ड से जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड का लिंक देख रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसे इधर भी उपाय एक इधर देख रहे हैं, तभी तो कनेक्शन जुड़ेगा। तो इसमें सल्फर बॉन्ड्स बन जाते हैं आपस में, प्रोटीन जो हमारे पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनके बीच में सल्फर बॉन्ड बने रहेंगे। इससे ये एक प्रकार की शेप धारण कर लेती है। ये एक प्रकार का, ये जो डिजाइन है, एक प्रकार की शेप बन जाती है, वाई शेप, ठीक है। इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाता है वाई शेप। तो इसमें आप ये भी समझ गए कि इसमें 2 रीजन होते हैं, एक वेरिएबल रीजन और दूसरा कांस्टेंट रीजन। तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट रीजन को यहाँ पे कलर भी कर दिया, ऐसे इधर भी कलर होना था, कांस्टेंट रीजन यहाँ पे भी होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट रीजन है एक्चुअली, बाकी ऊपर वाला वेरिएबल रीजन, ठीक है। तो ये तो हो गया एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब आगे देखिए बात करते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा और इसको देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं, दीज आर इम्यूनोग्लोबिन्स। इनको जो एंटीबॉडीज हैं इनको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इम्यूनोग्लोबिन्स। मैं नाम भी लिख देता हूं। ये जो कि क्लास होती है प्रोटीन की,
यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स प्रोटीन की एक क्लास है। अच्छा, यानी कि उसी के तरीका है, उसका मतलब उसी तरीके प्रोटीन का ही टाइप होता है। तो इम्यूनोग्लोबिन्स नाम लिया गया किसको? एंटीबॉडीज। इनको एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोल देते हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है, प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, यानी कि कब बनेगी? जब एंटीजन आकर के स्टिमुलेशन करेंगे। तो हमने पहले भी जब एंटीजेंस की हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे इम्यूनोजेंस की, तो उसमें हमने पढ़ा है ये होते ही वही सब्सटेंस है जो जाकर के एंटीबॉडी को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स आउट ऑफ विच 2 स्मॉल चेन्स आर कॉल्ड लाइट चेन्स एंड 2 लार्ज चेन्स आर कॉल्ड हैवी चेन्स। इसीलिए एंटीबॉडीज को एक एब्रिविएटेड फॉर्म होती है, इसको लिखने का एक तरीका होता है। जब हम एंटीबॉडीज को लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला H2N2 होता है। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला हो गया H2N2 एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो क्यों? क्योंकि 2 हैवी 2 लाइट, इसका मतलब ये। तो इसमें 4 चेन है और 2 हैवी 2 लाइट, और मैंने आपको फॉर्मूला भी लिख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं कि जो एंटीबॉडीज है, अच्छा मैंने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दिया कि मॉलिक्यूल का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है एंटीबॉडी का। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एंटीबॉडी होती हैं। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज के नाम आ रहे हैं देखिए, और उनके फंक्शंस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहली एंटीबॉडी हम ले रहे हैं, उसका नाम है IgG। IG किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? IG रिप्रेजेंट कर रहा है इम्यूनोग्लोबिन्स, IgG। ऐसे ही दूसरा है IgA, ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के नाम है, इम्यूनोग्लोबिन A। उसके बाद है IgM, IgE, IgB, E और IgD, ये एंटीबॉडीज है 1 2 3 4 5। ठीक है, आइए अब इनके बारे में बात करते हैं, इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। पहले है IgG। पहले ये वाली एंटीबॉडी के बारे में बात करें। IgG मोस्ट प्रिवलेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी, कॉन्स्टिट्यूट 75 to 80% ऑफ टोटल एंटीबॉडीज, यानी कि जितनी भी एंटीबॉडीज है उनमें ये मोस्ट प्रिवलेंट एंटीबॉडी है, और टोटल जितने एंटीबॉडी थे उनमें से लगभग 75 से 80% हिस्सा एंटीबॉडीज का यही वाली एंटीबॉडी कवर करती है IgG। ठीक है, अच्छा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फंगी, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एटसेट्रा, यानी कि ऑलमोस्ट सभी चीजों के खिलाफ हमें बचा लेती है जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले। ठीक है, अच्छा, फंगी, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एटसेट्रा, इनके खिलाफ बचा रही है और यही सब चीजें नुकसान पहुंचाती हैं। इट कैन क्रॉस प्लेजेंटा फ्रॉम मदर टू चाइल्ड एंड प्रोवाइड्स इम्यून प्रोटेक्शन टू न्यूबॉर्न्स। बच्चा जब भ्रूण होता है तो ये जो उसकी अपर लेयर होती है एम्ब्रियो की, ठीक है, इसको प्लेजेंटा कहते हैं, जब बच्चा मां के पेट में है तो प्लेजेंटा जो है ये प्लेजेंटा को भी क्रॉस कर जाती है, और जिसकी वजह से ये बच्चे को क्या देती है? इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कराती है, बच्चे को भी इम्यूनिटी देती है और बच्चे को बचाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल फॉर RH फैक्टर इन ब्लड। इसके अलावा IgG जो होता है ये RH फैक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, RH फैक्टर ऑफ ब्लड। RH फैक्टर, ये जो RH फैक्टर होता है ये बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। RH फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव, जैसे हमारा होता है ना, जैसे ब्लड O ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप तो है, बट कौन सा फैक्टर है? तो फैक्टर अगर प्लस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव फैक्टर, और नेगेटिव है तो नेगेटिव फैक्टर। अब अगर किसी का पॉजिटिव फैक्टर वाला ब्लड है और आप उसे नेगेटिव वाला चढ़ा दो तो चलेगा नहीं, उसको नेगेटिव ब्लड नहीं मिलेगा, उसको पॉजिटिव वाला ही ब्लड चाहिए होगा। ठीक है, ये चीज। तो RH फैक्टर, जो कि RH फैक्टर के बारे में पहली बार रेशस मैन की जो होता है वहां से उससे
पता चला था। एनीवेज हम बात यहाँ एंटीबॉडी की कर रहे थे, तो एंटीबॉडी आईजीजी रिस्पॉन्सिबल है आरएस फैक्टर के लिए कि कौन सा आरएस फैक्टर होगा हमारी ब्लड में। तो ये हो गए इसके फंक्शन। अच्छा, अब दूसरा है आईजीए, सेकंड टाइप की आईजीए, इसको ले रहे हैं आईजीए को। अब देखिए सेकंड मोस्ट प्रिवेलेंट एंटीबॉडी है ये आईजीए। आईजीए जो है सेकंड मोस्ट प्रिवेलेंट एंटीबॉडी है। अच्छा, इट इज अबाउट 15% ऑफ टोटल एंटीबॉडीज, यानी कि जितनी भी एंटीबॉडीज हैं टोटल बॉडी शरीर के अंदर, ये सब नाम आप पढ़ ही रहे हैं, इनमें 15% हिस्सा कवर अप कर लेती है आईजीए। अब सबसे ज्यादा तो कौन सी है, आईजीजी फिर आईजीए। तो लगभग आप ये देखो कि 90% हिस्सा पूरी एंटीबॉडीज का तो यही कवर कर लें ये दोनों। अच्छा जी, सिक्रेटेड थ्रू पार्ट्स लाइंड बाय म्यूकस सिस्टम, यानी कि बॉडी के अंदर वो पार्ट जहां पर म्यूकस बनेगा, यानी कि जहां पर ऐसे सेल्स मौजूद हैं जहां पे ग्लोबुलेट सेल्स मौजूद हैं जहां से म्यूकस बनने वाला है, तो वहां से सिक्रीट होगी आईजीए। जैसे आपका लंग्स हो गया, सॉरी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना। अच्छा, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इस तरीके से वहां पे म्यूकस बनते हैं। उसके बाद है फाउंड इन सिक्रीशंस फ्रॉम नोज, आईज, लंग्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सलाइवा, टीयर्स एक्सेट्रा। वो मैंने आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपको बता ही रहा था, बाकी पार्ट्स के नाम इसने खुद ही बोल दिए बुक ने अभी कि ये कहाँ मिल सकती है, कहाँ मिलेगी, किन सिक्रीशंस में, कहाँ से मिलने वाली है, नोज में, आईज में, लंग्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, सलाइवा में, इसके अलावा टीयर्स में, आंसू में, उसमें भी आईजीए है। अब देख लो आप कि अगर आप अपने आंसू बहा रहे हो, ठीक है, तो आपने ऐसी एंटीबॉडी जो आपकी बॉडी का 15% हिस्सा एंटीबॉडीज को कवर करती थी, आपने वेस्ट कर दी। समझ गए? हाँ जी, बेवजह में रोना भी नहीं चाहिए, कुछ बच्चों की आदत होती है, छोटे बच्चे रोते रहते हैं, ठीक है। अब अगली है आईजीएम। आईजीएम थर्ड एंटीबॉडी की बात करते हैं। आईजीएम अब क्या है, थर्ड मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी, इट कॉन्स्टिट्यूट 5 to 10% ऑफ टोटल एंटीबॉडी। अब जितनी भी एंटीबॉडी बची है, अब 10% हिस्सा तो सारा बचा है, उसमें से 5% हिस्सा ये लिया जाएगा, आईजीएम लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सिक्रेटेड थ्रू पार्ट्स लाइन बाय, ओ सॉरी, दे आर, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, दे आर फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एनकाउंटर विद ए पैथोजन। ये सबसे पहली बार बनेगी, सबसे पहली बार यही बनेगी, यानी कि जैसे ही कोई पैथोजन एंटर करेगा, उसका एनकाउंटर होगा, कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो सबसे पहली बार आईजीएम डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, यानी सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, आईजीएम। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस इन एबीओ ब्लड सिस्टम, ठीक है, यानी कि ब्लड को अगर आप ब्लड बदल रहे हो, एक दूसरे का अगर ब्लड चेंज कर रहे हैं, किसी को नया ब्लड दे रहे हैं, अगर कोई दूसरा ब्लड चढ़ जाता है तो उसके लिए भी एक, उसमें भी एक जो रिएक्शन होने वाली है, यानी कि अगर आप मतलब शरीर जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा दूसरे ब्लड को, तो वो किस वजह से नहीं कर रहा, आपका शरीर किसी दूसरे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो किसकी वजह से नहीं कर रहा, आईजीएम की वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि आईजीएम ने क्या करना है, ठीक है, जैसे ही बाहर का फॉरेन पार्टिकल मिलना है, उसको मिलते ही दिखते ही एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर लेना, रोकना शुरू कर देना है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीज आनी ही देनी। तो एबीओ ब्लड ग्रुप अगर किसी और का ब्लड ग्रुप ले लिया आपने गलती से, तो सबसे पहली बार आईजीएम एक्टिवेट हो, ठीक है, ये चीज है। तो अब यहाँ पर हो गया, आपने 3 एंटीबॉडीज की बात कर ली। अब हम बात करेंगे आईजीई की, इस वाली एंटीबॉडी की बात करें, आईजीई, द लीस्ट कॉमन एंटीबॉडी, इट मेक अप टू ओनली 0.002%, 0.002% इसका कवर करती है कौन, आईजीई, ऑफ टोटल एंटीबॉडीज एंड इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस। इसके अलावा ये जो एंटीबॉडी है, ये रिस्पॉन्सिबल है एलर्जिक रिएक्शन में, ठीक है। अच्छा, इट मींस ये कोई ऐसी सब्सटेंस जो आपको डस्ट पार्टिकल हो गया या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, जो एलर्जिक रिएक्शन दिखा सकता है, तो सबसे पहली बार कौन सी एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, आईजीई,
ठीक है, ये एलर्जिक आपके उसमें रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको एलर्जिक सब्सटेंस आता है शरीर के अंदर, एलर्जन अगर कोई अंदर एंटर करता है, ठीक है, ये चीज। अच्छा, उसके बाद है IgD, सबसे लास्ट वाली। तो क्या कहते हैं, देयर फंक्शन इज नॉट वेल अंडरस्टूड येट। अभी तक इस एंटीबॉडी का जो फंक्शन है वो नहीं ढूंढा जा सका कि इसका एक्चुअल फंक्शन बॉडी में क्या है। इसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है IgD के ऊपर। तो ये थे अभी एंटीबॉडीज के बारे में और एंटीजन के बारे में, ये हमने आज पढ़ लिया है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे आगे एलर्जी की, ठीक है, कि एलर्जी क्या होता है। तो इसके बारे में एक बार देखते हैं पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए वीडियो को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।